Hello everyone. In today's video we are going to learn about selection criteria. जब भी हम कभी भी कोई रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो हमको, चाहे वो कोई भी स्टडी हो आपकी, चाहे ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो, चाहे आपकी इंटरवेंशनल स्टडी हो, इन सभी तरीके की स्टडीज़ में जब भी कोई आप ऐसा टाइटल सेलेक्ट करते हो तो आपको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाना होता है। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? इंक्लूजन क्राइटेरिया इज एवरीथिंग अ स्टडी मस्ट हैव टू बी इंक्लूडेड। मतलब कि मैं एक टाइटल अपना बनाया हूं कि मुझे अर्थराइटिस के पेशेंट्स में, ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के पेशेंट्स में क्या करना है, मुझे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, एक ऐसी मैंने टाइटल बनाई। अब वो मुझे डिसाइड करना है कि ओस्टियोआर्थराइटिस किस एज के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। तो जैसे कि 40 to 60 ईयर्स, तो मुझे अपना ये जो इंक्लूजन क्राइटेरिया में होगा तो एज कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं एज 40 से 60 ईयर्स के बीच के लोगों को लूँगा, पेशेंट्स को लूँगा, क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा कॉमन है। अगर आपने मान लो कि पहले के ले लिया, जैसे कि 20 साल या 25 साल के पेशेंट्स को अगर आप ले रहे हो तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो आपको उतने पेशेंट्स नहीं मिलेंगे, तो आप अपनी स्टडी कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म करनी रहती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया वही है कि आप अपनी स्टडी में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, किन पार्टिसिपेंट्स को किस तरीके से ले रहे हो, वो इंक्लूजन क्राइटेरिया में आता है। इट फुलफिल्स द नीड ऑफ रिसर्चर फॉर द स्टडी। मतलब कि ये आपके ही हेल्प के लिए है, ये आपकी सारी की सारी जो भी नीड्स होंगी वो पूरा प्रोवाइड कराएगा। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आर द फैक्टर्स दैट वुड मेक अ स्टडी टू इनएलिजिबल टू बी इंक्लूडेड। मतलब कि आप अपनी स्टडी में वो सारे के सारे फैक्टर्स को लिखोगे जो आपको अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करने हैं। किसके अंडर लिखोगे आप उसको? एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर लिखोगे। इट डिस्क्वालीफाई सब्जेक्ट्स फ्रॉम इंक्लूजन इन स्टडी। मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट्स आपको अपने स्टडी के अंदर नहीं लेने हैं जो आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर लिया है। ठीक है, तो वो सारे किस में आ जाएगा? आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी अपना, जैसे सेम आपने ओस्टियोआर्थराइटिस का केस लिया तो आपने उसमें एज डिसाइड किया 40 से 60 ईयर। कैसे आपने ये एज डिसाइड किया? आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पहले पढ़े हैं या रिसर्च पेपर्स, बुक्स, लिटरेचर पढ़ा है आपने, उसमें देखा है कि इस एज के लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और आपको अपने ओपीडीज वगैरह में देखने को भी इसी एज में मिलते होंगे, इसलिए आपने क्या डिसाइड किया कि 40 to 60 ईयर के पेशेंट्स को आप ले रहे हो। फिर आप जेंडर डिसाइड कर रहे हो। जेंडर भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। जब भी आप कभी अपनी आर्टिकल को लिखोगे तो वहाँ पे आपको जेंडर भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप केवल मेल्स को दे रहे हो इंटरवेंशन या केवल फीमेल्स को दे रहे हो या दोनों को दे रहे हो। तो अगर दोनों को दे रहे हो तो मेल एंड फीमेल बोथ करके आपको लिखना है। नाउ वेट, आपको वेट, बीएमआई, ये भी लिखना पड़ेगा कि आप कितने वेट के, कितने बीएमआई के अंडर के पेशेंट्स को आप ले रहे हो, है ना, तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको इंक्लूड करना रहता है। तो देखो, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है कि आप अगर कहीं बाहर के भी लोगों को ले रहे हो, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आपकी रिसर्च चल रही है, आप वहाँ के भी पेशेंट्स को ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको वह इंक्लूड करना पड़ता है, वहाँ पे आपको बताना पड़ता है। ठीक है, बाकी साइन कंसेंट फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में ये मेंशन करोगे कि ये जो भी मैंने पार्टिसिपेंट्स को लिया है वो कंसेंट अपना दिए हैं इस स्टडी के अंदर आने के लिए, तो साइन कंसेंट फॉर्म होना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली स्टेबल, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा इंक्लूजन में, क्योंकि जब आप कभी भी इंटरवेंशन प्रोवाइड कराए तो क्या पेशेंट कोऑपरेटिव है? कहीं उसको कोई ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपना यूज़ करोगे तो वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ज़रूरी है लिखना। अगर ये आप लिख रहे हो तो ऐसे आप साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को, अनस्टेबल पेशेंट्स को नहीं लेना है। डायग्नोज कंडीशन होनी चाहिए। जो भी आप प्रॉब्लम ले रहे हो, जैसे कि आप सपोज करो फ्रोजन शोल्डर पे स्टडी कर रहे हो, तो वो डायग्नोज होना चाहिए। उसके बाद आप उन पार्टिसिपेंट्स को अपने स्टडी के अंदर इंक्लूड करोगे। स्टेज ऑफ कंडीशन, आप सपोज फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर, अब फ्रोजन शोल्डर पे आपको मुलिगन मोबिलाइजेशन देनी है, तो मुलिगन मोबिलाइजेशन फ्रोजन शोल्डर के किस स्टेज के पेशेंट, 3 स्टेज होते हैं, फ्रीजिंग, फ्रोजन, थॉइंग स्टेज, तो आपको किस स्टेज में वो प्रोटोकॉल को यूज़ करना है, इसलिए आप कोई भी कंडीशन हो उसको आप स्टेज भी ज़रूरी है लिखना। जैसे कि स्ट्रोक है तो आपको एक्यूट है, सब एक्यूट है, या क्रोनिक केस है, वो भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ किस में आता है? इंक्लूजन क्राइटेरिया में। नाउ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स
और मान लो कि आपका कोई स्ट्रोक का पेशेंट है लेकिन उसको क्या है, एलर्जी है या इन्फेक्शन है, तो आप उनको नहीं लोगे, वो आप अपने किस में डाल दोगे, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में कैसे, अगर किसी पेशेंट्स को एलर्जी, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप एलर्जी को ट्रीट नहीं करते हो, है ना, तो अगर आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो लेकिन उस पेशेंट को स्ट्रोक है साथ में एलर्जी भी है, आप उसको इंक्लूजन में डाल लिए, तो हो सकता है किसी कारण से उसकी एलर्जी बढ़ रही है, तो वो आपके प्रोटोकॉल को इनहिबिट करेगा, है ना, वो उतना कोऑपरेटिव नहीं रहेगा पेशेंट। तो ऐसे अगर किसी को है तो आप उनको क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे, या इन्फेक्शन है उनको तो आप एक्सक्लूड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आपने लिया है जिसको फ्रोजन शोल्डर है और उसको कोई बॉडी में और भी इन्फेक्शन है, तो आपने अपने पहले स्टडी में मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है तो आप उनको क्या कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें हैम्पर करती है आपके फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन में, ठीक है। उस टाइम पे आप नहीं करा सकते हो फिजियोथेरेपी अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह है, फीवर है तो। नाउ थर्ड वन इज द प्रेगनेंसी। ऐसा कोई केस जिसमें कि आप वुमेन्स में कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कोई भी चीज़ ऐसी कि वहाँ पे आसपास कहीं पे आप कोई भी टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स को आपको अंडर में नहीं लेना है अपने स्टडी के, तो आप उनको एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है। अब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन पे ही आपको कोई स्टडी करनी है तो उनको फिर आप एक्सक्लूड नहीं करोगे, उनको आप इंक्लूजन क्राइटेरिया में रखोगे। बट यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई आप ऐसा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो और आपको प्रेगनेंसी की पेशेंट्स को नहीं लेना है या प्रेगनेंसी की केवल उस स्टेज लास्ट 3 मंथ्स में नहीं लेना, तो उनको भी आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में डाल सकते हो। अगर कोई पेशेंट मेडिकेशन पर है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। एनी सर्जिकल हिस्ट्री, अब सपोज कि आपको कोई भी ऐसा सर्जिकल केस पे फिजियोथेरेपी अप्लाई नहीं करनी है, तो आप पहले से मेंशन कर दोगे कि कोई भी अगर सर्जरी का केस वहाँ पे आ रहा है, आपको हिप जॉइंट मोबिलाइजेशन पे वर्क करना है और वहाँ पे सर्जरी हुई है लेकिन आपको सर्जरी वाले पेशेंट्स नहीं लेने हैं, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको मान लो कि आप THR TKR ऐसे टाइप के पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन देना है, तो उसको आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं रखोगे, उसको आप किस में रखोगे, इंक्लूजन क्राइटेरिया में रखोगे। और लैंग्वेज कि आपको हिंदी में ही लेना है या इंग्लिश में ही लेना है, या हिंदी में नहीं लेना है या इंग्लिश में नहीं लेना है, तो वो भी आप इसको लैंग्वेज को भी अपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में मेंशन कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था सिलेक्शन क्राइटेरिया का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई किसी भी तरीके की स्टडी करोगे तो आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मेंशन करनी पड़ेगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है या और भी कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।